रीसा आईवीएफ के फाउंडर ने भारत में बढ़ती इनफर्टिलिटी की चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुए आधुनिक तकनीक, संवेदनशील देखभाल और भरोसे के साथ कई दंपतियों का माता-पिता बनने का सपना पूरा करने की दिशा में काम किया है। उनका उद्देश्य आईवीएफ केवल एक चिकित्सा प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक आशा, विश्वास और एक नई जीवन की शुरुआत करना है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया धी और आज हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ ऑफ रीसा आईवीएफ, डॉक्टर सार्थक बख्शी। थैंक डॉक्टर यू। सार्थक बख्शी, तो सर स्वागत है आपका बहुत-बहुत। थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया आपको। मैं आपके शो में आया हूँ और जी, आज आपसे बात कर पा रहा हूँ। आईवीएफ और उसके रिलेटेड जितनी भी ट्रीटमेंट है और जितनी भी आज के दिन में बांझपना बोल लीजिए, जी, बैरनहुड या इनफर्टिलिटी जितनी बढ़ गई है, हुँ, जैसा आपने बताया कि बहुत कॉमन बीमारी हो गई है। तो शुक्रिया, आपसे आज वार्तालाप करते हैं एंड देखते हैं आप कि हम दर्शकों को क्या-क्या बता सकते हैं इस कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। जी, सर मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहूँगी इस मुद्दे पर। तो इसको शुरू करने का विचार आपके मन में कैसे आया रीसा आईवीएफ को? देखिए रीसा आईवीएफ को अब 10 से ज़्यादा साल हो गए हैं हमें शुरुआत करे हुए। जब हम सोच रहे थे इसको स्टार्ट करने से पहले, तो हमेशा सबसे पहले सवाल तो ये आता था क्या इंडिया में इतनी करोड़ों की आबादी है, हम वर्ल्ड में सबसे पॉपुलस कंट्री हैं, 145 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, तो क्या और लोगों की ज़रूरत है या नहीं? हुँ, हमारे को काफ़ी सवाल ये आते थे। बट आप किसी भी इंसान की अगर प्रकृति देखें, हुँ, तो मनुष्य की प्रकृति अपने आप को वो किसी भी सिर्फ़ साम्राज्य के उसमें नहीं देखी जाती कि मैंने कितनी पैसा कमाया, कितनी वेल्थ कमाई। जी, हमेशा ये देखते हैं कि हाँ, मैं अपने बच्चों के लिए क्या कर पाऊँ। तो हुँ, जब ये सबसे बड़ा कठिन सवाल हम देखते थे ना कि क्या मैं जिसके लिए जो भी करना चाहता हूँ, वो कौन है वो? तो हर कोई अपने बच्चों के लिए करना चाहता था। और आजकल जितना हमने देखा कि पहले ज़माने की तरह 7, 8, 4, 5 हुँ, हुँ, अब तो एक भी बच्चा हो नहीं पा रहा है, जी, आसान नहीं हो गया है, क्योंकि हर कोई एक उस आर्थिक स्थिति में एक कोशिश में है कि हम पहले एक अच्छी आर्थिक स्थिति में आ जाएँ। पहले हमारे सर पे एक छत हो, जी, फिर एक गाड़ी हो, फिर हम मियाँ-बीवी कुछ घूम सकें, हुँ, उसके बाद फैमिली प्लानिंग करेंगे। बिल्कुल, तो ये सारी अपनी जीवन की आशाएँ पूरा करते-करते जब तक वो फैमिली प्लानिंग में आते हैं, तब तक उनको आजकल आईवीएफ की नीड पड़ने लग गई है। बिल्कुल, क्योंकि आपकी बॉडी वैसी नहीं है जो पहले थी या 30 साल पहले जो मर्दों का शुक्राणुओं का काउंट होता था जी, या शुक्राणुओं के पैरामीटर्स होते थे, स्पर्म पैरामीटर जैसे हम बोलते हैं, हुँ, हुँ, औरतों के लिए जो भी उनकी अंडों की क्वालिटी होती थी, नंबर ऑफ अंडे निकलते थे, वो यूट्रस की क्वालिटी, हर चीज़ बहुत डिटेरियोरेट बिल्कुल, करती गई है, क्योंकि हर चीज़ इनऑर्गेनिक है। उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे, बट स्टार्ट इसलिए करा गया क्योंकि मैंने देखा कि बच्चे की जो खुशी है, हुँ, जो अमाल्य रूप से आप किसी भी पैसों में नहीं तोल सकते, जी, वो आजकल मिल नहीं रही है लोगों को। बिल्कुल, और हम लोग अगर किसी को हेल्प कर सकें कि भाई उनका फ्यूचर प्रोजेनी, जी, फ्यूचर जनरेशन या उनकी ये सबसे बड़ी नीड हुँ, जिसको आप बायोलॉजिकल नहीं, मॉनेटरी नहीं बट एक इन्हेरेंट नीड है कि भाई मेरे को कुछ भी करना है, किसी के लिए भी करना है, तो बच्चों के लिए करके जाना है, बिल्कुल। वो नीड पूरी करने के लिए रीसा आईवीएफ स्टार्ट करा गया। ये जो रीसा आईवीएफ है, इसमें ऐसा क्या है जो अन्य आईवीएफ सेंटर से इसको अलग बनाता है? मतलब कुछ देखिए बहुत सारे आईवीएफ सेंटर हैं। सबसे पहले हमारे में जो अलग है कि पता लगाना कि आईवीएफ की ज़रूरत है या नहीं। जी, आज कोई हमारे पास आ जाए, ज़रूरी नहीं है कि आईवीएफ की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। क्या पता दवाइयों से काम हो जाए, क्या पता कोई और ट्रीटमेंट है जो कम पैसों में आपको रिज़ल्ट दे दे। क्या पता ट्रीटमेंट के दौरान आपको एक सिम्पैथेटिक नीड चाहिए। देखिए ट्रीटमेंट विद पैसा, जी, ये तो सब आईवीएफ सेंटर ऑफ़र कर देंगे कि हाँ 2 लाख रुपए दीजिए, ढाई लाख रुपए दीजिए और ट्रीटमेंट ले लीजिए। हुँ, बट क्या ज़रूरी है शायद 2000 रुपए की कंसल्टेशन में ही आपको ट्रीटमेंट मिल जाए? हुँ, या ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही ना हो, आप नेचुरली ट्राई करें, कुछ दवाइयों के साथ हेल्प करें तो हो जाए। तो हमारी नीड हमेशा एंड हम अपने आप को इसलिए सबसे डिफरेंट मानते हैं कि हम कभी बोलते ही नहीं कि आईवीएफ की ज़रूरत पड़े। जी, हमारा काम, हमारी रोज़ी-रोटी है आईवीएफ, बट हम वो रोज़ी-रोटी तब पाएँगे अगर आपको उसकी नीड हो। जी, अगर वो नीड नहीं है, तो हम कभी ट्रीटमेंट के लिए सजेस्ट नहीं करते हैं। तो आईवीएफ जिसका हिंदी में या मतलब ऐसे नॉर्मल रूप में बोला जाए जिससे लोग वार्तालाप करके समझ सकते हैं, उसका नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी। जी, तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों बोला जाता है कि एक तो होता है शरीर के अंदर जो प्रक्रिया हो रही है जिससे हुँ, बच्चे बन रहे हैं।
आज वही प्रक्रिया हम लैबोरेटरी के अंदर कर रहे हैं और उसके अंदर टेस्ट ट्यूब इन्वॉल्व होती है, इसलिए वर्ड टेस्ट ट्यूब बेबी आ गया है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं, मिसकंसेप्शंस हैं। जी। और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये था कि आईवीएफ बच्चा नॉर्मल नहीं होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका प्रूफ है कि वर्ल्ड का जो फर्स्ट आईवीएफ बच्चा बॉर्न हुआ था लुई ब्राउन 1978 में, आज वो 47-48 की हो गई होंगी, उनके खुद के बच्चे हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो वर्ल्ड फर्स्ट आईवीएफ बेबी उनका बच्चा हो गया तो कितनी नॉर्मल चीज है। जी। एंड अब तो करोड़ों बच्चे आईवीएफ के थ्रू बॉर्न हो चुके हैं। इसलिए द फर्स्ट भ्रांति मिसकंसेप्शन इज कि आईवीएफ बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। सर, आपके इस सफर में आपने कई चुनौतियों का सामना किया होगा, हम्म। तो आपने उन चुनौतियों को कैसे पार किया? आप कैसे उन सबसे बाहर आए? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो मैं आज के दिन में यही कहूँगा कि लोगों को लगता है कि आईवीएफ हमें क्यों कराने की ज़रूरत है, या मर्दों के लिए मैं सबसे बड़ी बात बोलता हूँ, जो मैंने देखी है अपने सफ़र में, जी। कि पुरुष अपनी कमी मानने को तैयार नहीं होता है। उनको लगता है आईवीएफ एक फीमेल की बीमारी है, या आईवीएफ की ज़रूरत है तो फीमेल की प्रॉब्लम की तरफ से होगी। आप माने या फैक्ट्स मैं बताता हूँ, 50% 50% ऑफ इनफर्टिलिटी इज ड्यू टू मेन, पुरुषों के कारण है। शुक्राणुओं में इतनी कमी आ गई है, प्रॉब्लम हो गई है, मोटिलिटी, काउंट, मॉर्फोलॉजी, फ्रेगमेंटेशन, जी। इतनी सारी चीजें हैं एक स्पर्म पैरामीटर में जिसमें खराबी आ गई है। तो सबसे बड़ी चुनौती है एक पुरुष को कन्विंस करना कि भाई आपके स्पर्म में प्रॉब्लम है, वाइफ बिल्कुल ठीक है। आप ये मत समझिए इससे आप कोई कम मर्द हो जाएंगे, नामर्द हो गए या कुछ है। मेडिकल प्रॉब्लम है जो किसी को भी हो सकती है, ना बता के आती है, ना कोई ऐसे रीजन है। देखिए, कुछ रीजन तो डायरेक्ट होते हैं, धूम्रपान, दारू, गुटखा, जिससे आप बोल सकते हो कि अरे ये लड़का बहुत सारी चीजें करता है जिससे हो गया। बट कभी कभी इनसे नहीं भी होता है, और कभी कभी जो एक जिन्हें आज तक टच भी नहीं करी ये सारी चीजें, उसके शुक्राणु में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो हर मर्द को इसको एक मेडिकल एंगल से देखें कि यस मेरे साथ हो गया, जैसे बाल उड़ जाते हैं, जैसे स्किन में एक्ने आ जाता है, जैसे अदर तरह की लाइफस्टाइल बीमारी आ जाती है। तो मुझे सबसे बड़ी चुनौती ये लगी कि पुरुषों को एक ओपननेस लाना, उनके माइंड में लेके आना कि भाई आप एक मेडिकल प्रॉब्लम को मेडिकल तरीके देखिए जिसका मेडिकल ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं। उससे ज्यादा ना सोचने की जरूरत है, ना शर्माने की जरूरत है, ना घबराने की जरूरत है। तो ये चुनौती मैंने अपने साथ ली और मैंने हर मर्द को ये बोला जो भी अभी आता है कि प्लीज, अगर आपको इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, कोई प्रशंसाहीन वाली चीज नहीं है, बल्कि आपको गर्व होना चाहिए कि आप एक ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ पा रहे हैं। जी। सर, आपके अनुसार जो महिलाएं और पुरुष में जो बढ़ती इनफर्टिलिटी है, उसके पीछे आप किन कारणों को मानते हैं? मतलब किस वजह से उनके अंदर ये जो हो रहा है, इनफर्टिलिटी हो रही है? देखिए, आईवीएफ एक इनफर्टिलिटी एक लाइफस्टाइल डिजीज हो गया है। जी। डायरेक्ट कारण जैसे मैंने बताया, धूम्रपान, दारू, गुटखा, ये तो सबको दिखाई देते हैं। बट आप मान के चलिए 30 साल पहले जहाँ बच्चे ही बच्चे हो रहे थे, और आज 30 से 40 साल के अंदर क्या कर लिया हमारी जनरेशन ने, ऐसा क्या अलग करा, और हमारी पुरानी जनरेशन में क्या नहीं था। तो मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ कि हम हर चीज जो पहले नेचुरल थी और अब अननेचुरल क्या है। हम सबके चेहरों पे क्रीमें, हाथों पे नेल पॉलिश, यहाँ कितना केमिकल हम अपने शरीर पर लगा रहे हैं जो 30 साल पहले शायद हमारी मदर्स, हमारी ग्रैंड मदर्स कभी नहीं लगाती थी। बिल्कुल। केमिकल से हम आ तो गोरा होना चाह रहे हैं, या पिंपल हटाना चाह रहे हैं, या बाल हटाना चाह रहे हैं, या बाल उगाना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं। और वो केमिकल क्या हमारे अंदर के हॉर्मोन्स पे जाके टच करके बोल रहा है इसको प्रोड्यूस ज्यादा करो, इसको कम करो, गोरा हो, ये बढ़ो, ये। तो हार्मोनल चेंजेस केमिकल्स की वजह से बहुत ज्यादा हो रहे हैं। सिमिलरली जो खाना खा रहे हैं, पुराने जमाने में आप देखते होंगे गोभी में कीड़ा निकलता है, मटर छीलते हैं तो कीड़ा निकलता है, कहीं ना कहीं कीड़े निकल रहे हैं। आज कीड़े ही जिंदा नहीं है, सब कुछ इनऑर्गेनिकली ग्रो हो रहा है। तो पेट में जो जा रहा है वो उतना ऑर्गेनिक फूड नहीं है, जिसकी वजह से अगेन हार्मोनल चेंजेस हमारी बॉडी में हो रहे हैं। तीसरा चीज देखिए, हर कोई जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं इनसे कुछ रेडिएशन निकलती है। लड़के लोग लैपटॉप लेके अपनी गोदी में लेके बैठते हैं जहाँ पे स्क्रोटम एरिया है, तो वहां पे हीट प्रोड्यूस हो रही है। मल्टीपल अदर डिवाइसेस के साथ आप जुड़े हुए हैं, आंखों में से देखते देखते सो जाते हैं, वो डिवाइस की रेडिएशन।
हर छोटी चीज़ का एक इम्पैक्ट हो रहा है हमारे शरीर के ऊपर, जो हम एक नॉर्मल लाइफ़स्टाइल मान रहे हैं आज, जिसको हमने नज़रअंदाज करा हुआ है कि ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। बट हार्मोनली मेरे बॉडी के चक्कर में उसमें क्या हुआ है, अंडों की क्वालिटी खराब हो गई है, स्पर्म की क्वालिटी खराब हो गई है, उनके काउंट खराब हो गए हैं। विभिन्न तरीके की चीज़ें, हमारी हार्मोन्स जो हमें हेल्प करते थे बेटर होने में, वो सब हो रहे हैं और ये चीज़ इंटरनल हो रही है जो दिखाई नहीं देती जी। है। अब दिखाई कब देगी? जिस दिन हम बच्चा करना चाहेंगे। वो शुरुआत करते हैं 32, 33, 35 साल की उम्र में, जी। तो तब तक ऑलरेडी बॉडी के अंदर एक हार्म हो चुका होता है जो नहीं दिखाई देता। हमारे लाइन के अंदर मैं हमेशा ये बोलता हूँ, बाकी चीज़ों की तो टेस्टिंग आप करा लेते हो क्योंकि रोज़ सुबह उठ के शीशे में देखोगे कि अरे! पिंपल आ गया, एक्ने आ गया, यहाँ पे ब्लैक हेड आ गए, तो कुछ ना कुछ करा लूँगा ट्रीटमेंट। पर कोई स्पर्म टेस्ट नहीं कराएगा, कोई एग टेस्ट नहीं कराएगा, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराएगा, क्योंकि उनको वो नीड नहीं आई और जब वो नीड नहीं आती, जिस दिन वो नीड आएगी, उस जी। दिन आपको आईवीएफ की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए बहुत इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक मुझे यू। उम्मीद है कि दर्शकों को ये जानकारी ज़रूर पसंद आएगी और अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो रीसा आईवीएफ सेंटर ज़रूर आएँ और एक बार डॉक्टर सार्थक आपको ज़रूर गाइड करेंगे इस चीज़ को लेकर। तो थैंक यू थैंक सो यू। मच। थैंक यू। थैंक यू।